और प्रणाम दोस्तों। आज हम 1917 के रूसी या बोल्शेविक क्रांति के बारे में जानेंगे। रूस में 1917 में हुए क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दशा और दिशा को निर्धारित की थी। 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद 1917 के रूसी क्रांति विश्व इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जो 1789 के फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद जो 1917 की रूसी क्रांति हुई, वह विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना का संदेश दिया, वहीं रूसी क्रांति ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में समानता की बात कही। 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति में 1917 ईस्वी की क्रांति छिपी हुई थी, जिसे जार निकोलस द्वितीय द्वारा नहीं खोजा गया था। उसने अपने स्वेच्छाचारी शासन के अंतर्गत समृद्ध हो रहे भ्रष्टाचार एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप 1917 ईस्वी के क्रांति ने रूस की निरंकुश जारशाही को समाप्त कर रूस को सदा के लिए एक साम्यवादी देश बना दिया। क्रांति के कारण नौकरशाही की अयोग्यता, जारशाही की निरंकुशता, सामाजिक असमानता, किसानों की दयनीय स्थिति, मजदूर वर्ग में असंतोष, जार की रूसीकरण की नीति, जार निकोलस की अयोग्यता, बौद्धिक क्रांति, समाजवाद का विकास, नौकरशाही की अयोग्यता। जारशाही की निरंकुशता। रूस में जार का निरंकुश एक तंत्रात्मक शासन सदियों से चला आ रहा था। जार निकोलस द्वितीय ने भी कठोर और दमनकारी नीति अपनाई। फलतः 1905 की क्रांति हुई। सम्राट ही जल और थल सेना का सेनापति होता था। समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हुई, जिससे रूस में अयोग्य एवं भ्रष्ट शासन का पर्दाफाश हुआ। जनता इस निरंकुश शासन की विरोधी हो गई, जो क्रांति का कारण बना। सामाजिक असमानता। 1789 ईस्वी के पूर्व जिस प्रकार फ्रांस में सामाजिक असमानता थी, ठीक उसी स्थिति रूस में विद्यमान थी। समाज दो भागों में विभक्त था, एक आधार युक्त वर्ग और दूसरा अधिकार विहीन वर्ग। पहला अधिकार युक्त वर्ग में राजा के कृपा पात्र होते थे तथा कुलीन वर्ग, भूमिपति वर्ग और सामंत लोग होते थे, जबकि दूसरे वर्ग में भूमिहीन, मजदूर, किसान, छात्र इत्यादि लोग होते थे। प्रथम वर्ग आर्थिक रूप से संपन्न होता था तथा द्वितीय वर्ग की स्थिति दयनीय थी। किसानों की दयनीय स्थिति। यूरोप के प्रमुख राज्यों में औद्योगिक विकास हो चुका था, लेकिन रूस अभी भी पिछड़ा हुआ कृषि प्रधान देश था, जहां किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति थी। किसानों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। किसानों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। कोई भी किसान पुलिस की अनुमति के बिना गांव छोड़ करके नहीं जा सकता था। जमींदार भी मनमाने ढंग से उनका शोषण करते थे। 1905 में अनेक स्थानों पर दंगे हुए। मजदूर वर्ग में असंतोष। कल कारखानों में कार्य कर रहने वाले मजदूरों में अधिकांशतः भूमिहीन किसान थे। इन स्थिति में कारखाना मालिकों ने कम मजदूरी देकर अधिक काम कराया। मजदूरी इतनी कम थी कि उनका जीवन निर्वहन भी सही रूप से नहीं हो पाता था। उन्हें गंदी बस्तियों में तंग कोठरियाँ दी गई, मतलब जहाँ पे गंदी बस्तियाँ थी और उसमें भी एक छोटा सा कमरा दे करके उन्हें रखा जाता था, जहाँ पे रहना भी दुष्कर था। अतः समाजवादी दल के प्रभाव में मजदूरों ने आंदोलन प्रारंभ किया। प्रारंभ में इनका आंदोलन आर्थिक सुधारों के लिए था, जो बाद में राजनीतिक सुधारों के मांग में परिवर्तन हो गया। वे लोग रूस में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। जार निकोलस की अयोग्यता। जार निकोलस द्वितीय आकर्षक, व्यक्तिगत एवं मिलनसार स्वभाव का शासक था। जार निकोलस द्वितीय आकर्षक व्यक्तित्व तथा मिलनसार स्वभाव का शासक था, किंतु उसकी बौद्धिक क्षमता सीमित थी। उस पर उसकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा का बहुत अधिक प्रभाव था। सम्राट में दृढ़ता का अभाव एवं चारित्रिक दुर्बलता थी। उस पर एक
स्पुतनिक नामक साधु का भी प्रभाव था। बौद्धिक क्रांति। फ्रांस की भांति रूस में भी 1917 की क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई। ये सवाल बीपीएससी में भी देखने को मिलता है कि रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति में तुलना करने के लिए देता है। तो आप उस समय भी बौद्धिक क्रांति हो गया, वहाँ के जो राजा है उसकी निरंकुशता हो गई, उसकी अयोग्यता हो गई, वहाँ की सामाजिक असमानता हो गया, प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो गया इत्यादि, आप उसको आप तुलना करके दर्शा सकते हैं। बौद्धिक क्रांति में है कि फ्रांस की भांति रूस में भी 1917 की क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई। कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल नामक पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय हो रहा था। रूसी समाज भी इससे अछूता नहीं रहा। रूस में पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचार प्रवेश होने लगे। रूस का मध्यम वर्ग इन विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों ने रूस में शिक्षित जनता को बहुत प्रभावित किया। इसी प्रकार मार्क्स, मैक्सिगोर्की और बुकानिन ने राज्य में भारी बौद्धिक क्रांति उत्पन्न कर दी। समाजवाद का विकास। 1860 के बाद किसानों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर कुछ बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा को आधार बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया। 1883 के बाद समाजवादी दो दलों में विभक्त हो गए। पहला क्रांतिकारी समाजवादी दल, दूसरा समाजवादी लोकतंत्र दल। 1903 में समाजवादी लोकतंत्र दल भी दो भागों में विभक्त हुए। पहला बुल्शेविक, दूसरा मांसेविक। बुल्शेविक दल का नेता लेनिन था, जो रूस में सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहता था। मेंशेविक दल मजदूरों के साथ साथ अन्य वर्गों के सहयोग से जनतंत्र स्थापित करना चाहते थे। सम्राट ने अनेक समाजवादी नेताओं को बंदी बनाया। समाजवादी विचारधारा का रूस में बड़ी तीव्र गति से प्रसार होने लगा, जो क्रांति को असंभावी बना दिया। परिणाम। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम निरंकुश तंत्र, अभिजात वर्ग और चर्च की शक्ति का अंत हो गया। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम निरंकुश तंत्र, अभिजात वर्ग और चर्च की शक्ति का अंत हो गया। जार के राज्य का अंत कर उसे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में बदल दिया गया। राज्य की आर्थिक नीतियों को समाजवादी आदर्शों के माध्यम से चलाने का प्रयास किया गया। काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया और सबको कार्य उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य हो गया। महत्व। इस क्रांति ने रूस को विश्व शक्ति के रूप में उभारा। रूस में सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ, जिससे पूंजीवाद का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देशों में वर्ग विहीन समाज की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। विश्व भर के मजदूरों को एक समान समझा गया, जिससे वे उनमें एकता बढ़ी। बोल्शेविक क्रांति ने फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना और विश्व क्रांति की भावना को बल मिला। धन्यवाद दोस्तों।